कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए संघर्ष द स्ट्रगल को और करें अपने जियोग्राफी फॉर यूपीएससी एंड पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। अभी दादा जिसके बारे में बात कर रहे थे वो एप्लीकेशन, वो ऐप्स अभी बना नहीं है। वो अंडर प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने होगा। फिलहाल मेरा क्लास जो है वो क्लास प्लस पर एक बैच मैंने स्टार्ट किया है जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। उसका बैच कोड मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल संघर्ष द स्ट्रगल में। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और आप अभी देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी सीरीज, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अब आपको यहाँ पर इस लोगों में भी ये दिखेगा, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसमें हम आज बात करेंगे मृदाओं में, भारत में मृदाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जिसमें हम कुछ समस्याओं के बारे में बात करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो मृदा को नष्ट करती है, प्राकृतिक करती रहती है। वनों की कटाई जैसे हो गया, पशुओं की अत्यधिक चराई और कृषि कार्यों के लिए अवैज्ञानिक भू उपयोग जैसे अन्य जो है मानवीय गतिविधियां मृदा को क्षति पहुंचाती है। तो ऐसी क्या क्या समस्याएं हैं जो कि मृदा यानी मिट्टी को क्षति पहुंचाती है, मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो भारत में यदि मृदाओं के बारे में जो समस्याओं की बात करें तो भारत में मृदाओं की समस्याएं हैं। तो सबसे पहली है मृदा अपरदन। उसके बाद हम देखेंगे घटती हुई मृदा उर्वरता, जल जमाव, लवणीयता एवं क्षारीयता, और पांचवा है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपरदन की, या जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा का जो ऊपरी सतह है, यानी कि मिट्टी का जो ऊपरी सतह है उसका अनावरित हो जाना, या उसके जो अनावरण जो होता है उसी को मृदा अपरदन कहते हैं। आखिर जो मृदा का ऊपरी सतह है, अब यहाँ पे खेत देख रहे हैं आप, खेत में शायद मक्का लगा हुआ है, और मक्के की और खेत खेत का आप देख सकते हैं कि समतल कर दिया गया था, और ढाल की दिशा, अब जब बारिश होती है तो ढाल की दिशा में पानी बहता तेजी से, और जब पानी बहता तो ऊपर की मिट्टी को बहा ले जाती है। और आपको पता है कि ऊपर की जो 2-3 इंच मिट्टी होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसका आपके खेत में ज़मीन पर टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी स्थिति को इरोजन या अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन। तो इस और चलिए और हम बात करते हैं कि मृदा अपरदन जो होता है इस प्रकार का भी आप देख सकते हैं। या अब यहाँ देखिए, ये तो आप देखें कि ये हो चुका है। अब यहाँ देखिए कैसे हो रहा है। जब बारिश हो रही है, बारिश का पानी अपने साथ मिट्टी और कंकड़ गाद वगैरह बहा कर ले जा रही है। कहा जाता है कि यदि पानी की रफ्तार 2 गुनी हो जाए तो इसमें भार ढोने की जो क्षमता है 64 गुनी तक हो जाती है, 64 टाइम्स। यदि 1 लीटर पानी अपने साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो अपने साथ यदि वो 200 या फिर 100 ml, सॉरी 100 ग्राम कचरा ले जा रही है, तो यदि पानी की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो वो जो कि 1 ग्राम लेके जा रही थी, अब वो 64 ग्राम कचरा लेके जाएगी। आप समझ सकते हैं कि 64 गुना तक बढ़ जाता है इसका। तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो अपरदन का कारक जो होता है क्या होता है, वो पानी होता है, जल के द्वारा होता है। और जहाँ पर कि शुष्क क्षेत्र है या जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ बारिश नहीं होती या बहुत कम होती है, ऐसे में वहाँ पर जो है अपरदन का कारक है वायु, हवा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो जल, वायु और समुद्री लहरें, हिमालय, स्थानांतरित खेती भारतीय मृदा के अपरदन के मूल कारक है। इसमें सबसे बड़ा एक जो मानवीय कारक है वो है स्थानांतरित खेती, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं या फिर झूम खेती। इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा भी किया है कि जब ये खासकर असम, मेघालय, पूर्वी भारत के या उत्तर पूर्वी भारत के और झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में इसकी खेती की जाती है, इस तरह की खेती की जाती है कि आदिवासी लोग करते क्या है कि वनों में किसी खास जगह को चिन्हित करते हैं और वहाँ के सारे पेड़ पौधों को काट कर आग लगाकर जला देते हैं, और फिर उस जगह पर कुछ सालों तक खेती करते हैं, और जब वहाँ की उर्वरता कम हो जाती है तो उसको छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि या फिर झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है।
जल द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला है सतही अपरदन, उसके बाद है रिल या क्षुद्र सरिता अपरदन, और तीसरा है अवनालिका अपरदन या गली इरोजन भी जिसको बोलते हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में बात देखते हैं। सबसे पहला है सतही इरोजन। जब अचानक से किसी एक जगह का, अब ऐसे देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक प्लांटेड स्लोप है, यहाँ पर ढाल है। ऐसे ढाल वाली स्थिति में होती है जब अचानक बहुत तेज बारिश हो और ये किसी कारणवश ये जो पूरी सतह खिसक कर नीचे की ओर आ जाए, तो इस स्थिति को सतही अपरदन कहते हैं। यानी कि ऊपर का जो पूरा सतह जो है एक साथ पूरी सतह का अपरदित होना, अनावरित होना को सतही अपरदन कहा जाता है। जब किसी सतही क्षेत्र में एक मोटी मृदा परत एक रूप ढंग से हट जाती है तब उसे परत अपरदन कहा जाता है। अस्फाल अपरदन के परिणाम स्वरूप, सॉरी ये अस्फाल ये टाइपो एरर है, सतही अपरदन के परिणाम स्वरूप होने वाला मृदा का संचालन परत अपरदन का प्राथमिक कारक होता है। अब आगे हम चलिए बात करेंगे। पहला है रिल अपरदन, या जिसको कि हम लोग क्षुद्र सरिता अपरदन भी कहा जाता है। इसमें आप जैसे देखिए ढाल बारिश हो रही है और पानी धीरे धीरे पतली पतली सरिताओं में छोटे छोटे धारों में नीचे की ओर आती है। इसमें क्या हो रहा है कि पतले पतले नालिकाएं बनाती है, छोटी छोटी नालियां बनाती हैं। ये इसको क्षुद्र सरिता अपरदन कहते हैं। अब यही नालियां जब अधिक दूरी तक तय करती है तो इस प्रकार के खड्ड या बड़े बड़े गॉर्ज का निर्माण करती है। इस तरह के खड्ड और महाखड्ड का निर्माण करती है। इसे गली के नाम से कहा जाता है। यह गली, या हिंदी में इसको अवनालिका बुलाया जाता है। गली यानी GULLY। इसको देख के कुछ फिल्मों के सीन याद आए होंगे। चंबल वाला, चंबल का जो क्षेत्र, चंबल घाटी का जो क्षेत्र है आसपास इसी प्रकार के पाए जाते हैं और इन घाटियों में लोग आसानी से छुप जाते हैं। आसानी से अपने जिनको पता है रास्तों को वो इसमें छुप जाते हैं और बाकी जिन्हें नहीं पता वो बीहड़ों में यूं ही भटक जाते हैं। इस प्रकार का इसे अवनालिका अपरदन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक जगह पर आप हम देख सकते हैं इसको, जब यहाँ ऊपरी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि ये रिल अपरदन है। जब यही रिल आगे की ओर बढ़ता है और 2-3 रिल छोटे छोटे सरिताएं आके मिलती हैं तो एक बड़ा गली या अवनालिका का रूप ले लेता है, जिसको कि गली इरोजन भी कहा जाता है। और इसी स्थिति में जबकि एक पानी जो है जल, वर्षा की जो वर्षा जल है, जब छोटी छोटी सरिताओं में बहकर एक लंबे बड़े धार के रूप में नीचे की ओर उतरती है तो वहाँ पर स्प्लैश या सीट इरोजन भी देखने को मिलता है। इसी से आपको देखेंगे कि आप फ्लैश फ्लड की घटना भी होती है इसी कारण से। अवनालिका अपरदन सर्वाधिक तेजी से मृदा को क्षति पहुंचाने वाली स्थिति है। यह जल्दी ही कृषि योग्य भूमि को बीहड़ में बदल देती है। आप देख सकते हैं कि ये बीहड़ का एक सीन है। चंबल या फिर चंबल से रिलेटेड बहुत सी कहानियां बनी, बहुत से फिल्में भी बनी। खास हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, जिसमें इन क्षेत्रों को दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि एक चोटी से दूसरी चोटी जाने के लिए आपको एक बहुत बड़ी खाई पार करनी होगी और इन खाइयों में लोग आसानी से छुप सकते हैं। और ये बहुत दिनों तक एक डाकुओं का एक चारा, मतलब एक शरणगाह बना रहा, शरण स्थली बना रहा है। और इसका जो यदि देखा जाए क्षेत्र के बारे में तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है भोपाल और उसके कैन, बेतवा, चंबल, ये रहा हमारा चंबल नदी। चंबल में यहाँ पर आके इधर से मिल रही है काली सिंध और पश्चिम पूरब से, और पश्चिम से आ रही है बनास। बनास जो कि अरावली की, सॉरी ये हाँ अरावली की पूर्वगामी नदी है। यमुना, सॉरी यहाँ पर यमुना है। चंबल जो है औरई, कानपुर के पहले औरई के पास यमुना से मिल जाती है। कानपुर के पास ही औरई के पास यमुना से मिलती है। और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं इसको, जिसमें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र, इसको इतना बड़ा ये जो हिस्सा है चंबल घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक बीहड़, ये जो भूमि है बिल्कुल बीहड़ वाली भूमि है। जिस प्रकार की भूमि आप देख सकते हैं कि किस तरह का क्षेत्र एरिया है यहाँ। पंजाब के शिवालिक क्षेत्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमालय के दक्षिणी ढाल, उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों तथा पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों में अपरदन की समस्या विद्यमान है। लगभग आप देख सकते हैं कि हवा
पर्वतीय या फिर जो पर्वतीय क्षेत्रों में या पठारी पठारी में भी हर जगह नहीं, जहाँ वनों की स्थिति अच्छी है वहाँ पर नहीं, जहाँ वन कम है या फिर जो जहाँ पहाड़ की ढलान बहुत तीखी है वहाँ अपरदन की समस्या देखी जा सकती है। और इरोजन अलग अलग तरह के, जैसे कि आप यहाँ फिर से देख सकते हैं, गली या सीट इरोजन, डेजर्ट इरोजन, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण इरोजन जो होता है, ग्लेशियल इरोजन, कोस्टल इरोजन और विंड इरोजन। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है, सॉरी, ये जो हिमालय का और उसके उत्तर का जो क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से आप यहाँ पर ग्लेशियर इरोजन देखने को मिलता है। और यहाँ पर, और ये देखिए चंबल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गली प्लस सीट इरोजन। और ये आपका ये जो पेनिनसुलर इंडिया का जो पूर्वी क्षेत्र है, महानदी का जो बेसिन है, महानदी बेसिन में आपको ये देखने को मिलेगा डेजर्ट इरोजन, सॉरी ये आपको देखने को मिलेगा सीट इरोजन। और डेजर्ट इरोजन जो है आपको डेजर्ट यहाँ पर सिर्फ राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है ग्लेशियल इरोजन हो चुका, कोस्टल इरोजन तटीय राज्यों में, समस्त पर प्रायद्वीपीय भारत में, गुजरात को छोड़कर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों में ये आपको देखने को मिलेगा कोस्टल इरोजन। अब आगे चलिए हम देखते हैं शुष्क अपर्दन। शुष्क अपर्दन में कुछ इस प्रकार की आकृतियां बनती है। अपर्दन से रिलेटेड जो कि एपिसोड है मेरा, आप फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको उसमें इरोजन के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। भारत के पश्चिमी हिस्सों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्र वायु अपर्दन से ग्रसित है। यहाँ पर इसमें क्या क्या होता है आप देख सकते हैं कि एक तो सैंडी इस तरह की आकृति बनाता है, या फिर ऐसे, सॉरी थकावट है तो पता नहीं, बार बार नींद सी उबासी सी आ रही है, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। एक रेग, हमदा, अर्ग, बैडलैंड्स और माउंटेन, इस तरह के पर्वत भी देखने को मिलते हैं शुष्क जो अपर्दन वाले क्षेत्र है वहाँ पर। और ये भी एक आकृति है मतलब शुष्क मरुस्थल का, जहाँ पर इरोजन देखने को मिलता है। अब है एक देखते हैं सागरीय अपर्दन। सागरीय अपर्दन जो देश के तटीय राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात के सागर तटों पर इस तरह की सागरीय अपर्दन देखने को मिलता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सबसे आगे स्टम्प, स्टेक, हेडलैंड, आर्च और सी केव इस तरह का मिलता है आपको। और यहाँ से सबसे पहले ये लाइन ऑफ वीकनेस होता है और इसी में जलधाराएं घुसती रहती है, बार बार जाती रहती है, केव्स का निर्माण करती है। और जब केव्स जब बड़ा हो जाता है इसी को आर्च कहते हैं। और जब ये हेडलैंड का जो हिस्सा है ये धंस जाता है तो ये स्टेक बनाता है, एक खुट्टा, और ये स्टेक जब ध्वस्त हो जाता है तो एक स्टंप का निर्माण करता है। ये इस प्रकार का एक सागरीय अपर्दन का एक चक्र होता है। अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र। मृदा अपर्दन से भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य है राजस्थान। देश में मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो है सबसे पहले चंबल एवं यमुना नदी का घाटी क्षेत्र। आप यहाँ देख सकते हैं चंबल और यमुना का घाटी क्षेत्र, ये जो रीजन है। उसके बाद है शिवालिक के दक्षिणी ढाल और लघु एवं बृहद हिमालय। शिवालिक का जो दक्षिणी ढाल है ये जो हिस्सा है पूरा, यहाँ भी इरोजन की देखी जाती है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में तो आपको फ्लैश फ्लड भी देखने को मिलता है। छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट, आपका ये छोटा नागपुर का पठार ये रहा छत्तीसगढ़ और झारखंड में, और पूर्वी घाट इधर पूरब में, ईस्टर्न घाट, और ये वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो कटाव है वो पश्चिम की ओर होता है, हालांकि पूरब की ओर भी होता है लेकिन पूरब की ओर काफ़ी धीमा है ढाल, इसलिए कटाव कम होता है। पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ इनकी बहुत कम है, जैसे गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सारी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं। और लगभग पूर्वी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और तापी है। और चलिए इसमें हम आगे है पश्चिमी भारत के कुछ शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये पश्चिमी भारत के जो थार डेजर्ट है और गुजरात का कुछ हिस्सा, यहाँ पर भी इरोजन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे जो अगली समस्या है भारतीय मृदा की, वो है घटती मृदा उर्वरता।
मिट्टी की उर्वरता, आपको पता है कि मिट्टी की जो उर्वरता है धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये मिट्टी की जो उर्वरता है धीरे धीरे कम क्यों हो रही है, आखिर उर्वरता कैसे कम हो रही है, कैसे बनी रहती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उर्वरता कम करने के लिए जो भारत में जो कम होने में जो सबसे बड़ा कारण है, भारत में अपनाई जाने वाली सदियों पुरानी, या सदियों आ गया है तो सदियों ये आकार नहीं होगा, सदियों पुरानी पारंपरिक कृषि प्रणाली के कारण मृदा प्राकृतिक तेजी से घटती है। होता यह है कि अब एक किसान है, इन्होंने चावल लगाया, चावल का धान काटा, उसके बाद फिर से गेहूं लगा दी, ये बार बार अनाज की खेती करते हैं। ये जो है कृषि की उर्वरता को कम करता है। यदि इसके जगह पर क्रॉप पैटर्न को थोड़ा चेंज किया जाए, चावल के बाद एक अनाज के बाद, एक खाद्यान्न के बाद अब दलहन या तिलहन की खेती करें तो मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और उसके पोषक तत्वों का चक्रण होता रहता है। और दूसरा है, एक्चुअली होता है इससे क्या है कि लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक मरुस्थल तेजी से बढ़ रहा है इस ओर, और इसमें बारिश का भी, पानी का भी ज़्यादा सिंचाई का जरूरत होगा, और ऐसे में इसमें क्या ही उग पाएगा। और उसका तो एक, माफ़ कीजिएगा ये पहले आ गया, इसको बाद में देखेंगे इसको। अवैज्ञानिक फसल चक्र। अब होता यह है कि फसल चक्र जो है अवैज्ञानिक होता है, जिसका आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सूखे के दिनों में इन्होंने आलू की खेती कर दी है, आलू बो दिया है, ऐसे में या फिर ऐसे जगह पर जहाँ पानी कमी है जिसके कारण यहाँ आलू बो दिया है, यहाँ पर सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई की जरूरत होती है, और पानी भी देख रहे जल जमाव है, ऐसे बह रहा है, इस कारण से भी होता है ये। दूसरा है जल जमाव। जल जमाव का क्षेत्र क्या होता है, और जल जमाव ऐसे क्षेत्र को केंद्र को मानते हैं जब उस क्षेत्र का जल स्तर जो है उस हद तक बढ़ गया हो कि फसलों की जड़ों के मृदा छिद्र जो है वो सांद्र हो जाते हो, मृदा छिद्रों तक पानी पहुंच गया हो, यदि वाटर टेबल जो है पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए, इस ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जल जमाव का क्षेत्र। इसमें क्या होता है, इससे हवा का जो सामान्य चक्र बाधित हो जाता है। तो ये हवा का सामान्य चक्र क्या है, इसमें देख सकते हैं कि हवा का सामान्य चक्र, प्रकृति, हवा ऑक्सीजन जो है पौधों के माध्यम से या फिर जो कि इसके पौधों बायो वेस्ट है उसके माध्यम से मिट्टी में आता है, और मिट्टी से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के रूप में इमिशन होता है और वह वापस चला जाता है। इस स्थिति को कहते हैं हवा, सॉइल एयरेजन या फिर वायु चक्र, मृदा का वायु चक्र। ये पानी के कारण, जल जमाव के कारण ये बाधित हो जाता है। अब देखते हैं जल जमाव प्रभावित क्षेत्र भारत में। जल जमाव प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो आपको गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, उसमें भी खासकर निचला जो क्षेत्र है, निचला और मध्य का क्षेत्र है, बंगाल के आसपास का क्षेत्र, असम में ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र, ये जल जमाव का क्षेत्र है। गुजरात और महाराष्ट्र में ये क्षेत्र नर्मदा, तापी और इस तरह की नदियों वाला क्षेत्र है। इस प्रकार कुछ और जो सागर तट में जो केरल के आसपास का जो क्षेत्र है, केरल का जो क्षेत्र है, ये भी जल जमाव वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मिट्टी के जो लवणीकरण की का कारण होता रहता है। जल भराव का जो कारण क्या है, जो सबसे पहले देखिए जल भराव का कारण जो होता है, एक नहर है, नहर में पानी जा रहा है बार बार, लेकिन समय के साथ इसमें दरार पड़ता है और फट जाता है और इस नहर से पानी रिसने लगता है, लेकिन बार बार इसका मरम्मत नहीं हो पाता, जिसके कारण इन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। पानी तो नहर में चल रहा है और ये पानी यहाँ लीक करता है, और जो इसका कमांड क्षेत्र है वहां तक पानी पूरा पहुंच नहीं पाता, और जो रास्ते में है वहां पर जल जमाव की स्थिति देखी जाती है। उसके बाद है फार्म जल का उचित प्रबंधन। कोई भी फार्म या फैक्ट्री है, वहां से जो जल पानी निकाला जाता है उसका प्रबंधन नहीं होता है, वो सीधे खेतों में या फिर नालियों में निकाल दिया जाता है। उसके बाद पानी कहाँ जाएगा नहीं जाएगा इसके बारे में कोई सोचने या देखने वाला नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी जल जमाव की स्थिति देखी जा सकती है। प्राकृतिक निकास से छेड़छाड़। अब एक कल्पना कीजिए, ये एक नदी है और ये है नदी का बफर जोन। बफर जोन वो होता है कि बारिश के दिनों में नदी यहां तक फैल सकती है, कोई जरूरी नहीं फैलेगी ही, फैल सकती है, और ये खाली रहती है। जनरली सरकार भी इसका बंदोबस्त नहीं करती। ऐसे में लोग क्या करते हैं, आसपास के लोग या तो यहाँ पर घर बनाकर बस जाते हैं या खेती बाड़ी करने लगते हैं। दोनों ही स्थिति में इस क्षेत्र का जो प्राकृतिक जो जल निकास है उसका जो क्षेत्र है, इससे हम लोग छेड़छाड़ करते हैं। जब बारिश में जब पानी आता है, बाढ़ आता है, तो यहाँ पर क्या, तो पहले से ये जगह ब्लॉक्ड है,
तो ये जो नदी का जो धारा है वो बाधित होता है और पानी इधर उधर फैल जाता है और ये जल जमाव की स्थिति देखने को मिलता है। निकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली कृषि। नहरें दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसी नहरें होती है जो कि आपको सीधा पानी मुहैया कराए खेतों को सिंचाई के लिए, लेकिन आप यदि देखेंगे पाकिस्तान का और मतलब खासकर या पाकिस्तान का जो मध्य सिंधु नदी का जो मध्य क्षेत्र घाटी क्षेत्र है या फिर नीचे निचला क्षेत्र है, यहाँ पर जल जमाव की स्थिति देखी जाती है। इसलिए वहाँ पर दो तरह की नहरें होती है, एक तो वो नहर जो कि पानी लेकर आता है मीठा पानी, और दूसरा जो कि खारे पानी को वहाँ से निकालता है। अब होता यह है कि निकास नहरों के तट पर खेती बाड़ी से लोग शुरू कर देते हैं और नहरों को बाधित करने लगते हैं, जिससे भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। और डेल्टा चक्र में बदलाव, एक चलिए ये एक नदी आ रही है, नदी है, जैसे ही ये समुद्र में मिलने आती है छोटी छोटी धाराओं में ये बट जाती है और आप देख सकते हैं जब ये बढ़ रही है धाराओं में तो कहीं ना कहीं ऐसे एक आकृति बनती है। ऐसी ही आकृति को डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। अभी ये डेल्टा यहाँ बनी हुई है। मान लीजिए बीच में एक दिन किसी कारण एक धारा यहाँ से निकल गई और ये अवसाद को यहाँ पर जाके जमा कर दिया। अब क्या होगा कि और इसने भी ऐसा किया। अब क्या होगा कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जल जमाव हो जाएगा, पानी भर जाएगा इस क्षेत्र में। इस कारण भी जल डेल्टा चक्र में बदलाव, जो एक डेल्टा जहाँ से एक्चुअल डेल्टा चक्र में बदलाव होते रहता है, जो भी अक्सर कारण बनता है जल जमाव का। चक्रवाती लहरों द्वारा सागरीय बाढ़। चक्रवात जब आता है समंदर में तो लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती है और ऊंची लहरों के कारण ये पानी जो है वो काफ़ी तट पर जो है, ये मान लीजिए सी है और ये लैंड है, तो पानी जो है काफ़ी अंदर तक घुस आता है और एक बार जब पानी घुस जाए तो आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ की अपनी बनावट है ऊंचा नीचा। ऐसे में पानी रुक जाता है और ये एक तो सैलिनिटी इसकी ज़्यादा होती है और दूसरा यहाँ पर गड्ढा भी होता है खेतों में, तो यहाँ पर पानी रुक जाता है और ये जल जमाव की स्थिति देखी जाती है। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कुछ भाग पंजाब, नहरों के तटीय भाग हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कृषिगत भूमि का एक बड़ा भाग जल जमाव से ग्रसित है। जो एक चीज देख सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये आपको यहाँ से हरिके बैराज पंजाब से निकलती है और एक हनुमानगढ़ है राजस्थान में, वहां तक आती है। ये भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये, जो कि इन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए फेमस है ये। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप सतलज नदी से निकाला गया है ये हरिके बैराज यहाँ से, और ये फिर आगे बढ़ते हुए पंजाब से हरियाणा पंजाब राजस्थान में फैली हुई है। यहाँ पर ये पोखरन है, ये जैसलमेर। इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र कभी बिल्कुल शुष्क हुआ करता था, बिल्कुल सूखा था, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से यहाँ पर काफ़ी उन्नति देखी गई है, कृषि में काफ़ी विकास हुआ। लेकिन इन क्षेत्रों में कृषि विकास के साथ साथ दो समस्याएं हैं, एक जल जमाव की और दूसरा कैंसर का, क्योंकि पानी इतने दूर से आ रहा है तो बार बार वाष्पीकरण होता रहता है, इसके कारण इसमें इसकी सैलिनिटी बढ़ती जाती है और लवणीय जल, मृदा या जल की लवणीयता आपको पता होगा कि कैंसर का भी एक कारक है। और ये जो क्षेत्र है, जो गंगा नहर ये जो इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है, ये इसको कैंसर बेल्ट भी कहा जाता है, भारत का कैंसर बेल्ट। अब एक और चीज़ है कि उपयुक्त अपवाह तंत्र की व्यवस्था और रिसाव को कम कर जल जमाव से प्रभावित क्षेत्र को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। होता यह है, देखिए एक उपयुक्त अपवाह तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए खेत में पानी जमा है, क्यों? बारिश हुआ पानी जमा, क्योंकि पानी निकासी का जगह नहीं है, और जहाँ पानी निकासी के लिए जगह है वहाँ पानी आने के लिए जगह नहीं है, तो दोनों व्यवस्था होनी चाहिए। निकासी हो तो यहाँ पर पानी जमा नहीं होगा और एक बेहतर अपवाह तंत्र को बनाकर इस जल जमाव की स्थिति से निपटा जा सकता है। अब एक चीज है यहाँ के लिए, मृदा के लिए लवणीयता एवं क्षारीयता, जो कि इसकी एक समस्या है। अब जैसे जानते हैं कि लवणीयता और क्षारीयता या एसिडिटी, लवणीयता नहीं, हाँ लवणीयता या क्षारीयता कैसे कहें कि अम्लीयता और क्षारीयता। तो यदि एक चीज आप देखेंगे कि
यदि पीएच, ये एक पीएच स्केल है, इसको आप सभी जानते होंगे, पीएच स्केल है। पीएच स्केल पर यदि वैल्यू 6 तक हो तो वो एसिड है, और 7 से अधिक हो तो वो अम्ल है। आपको पता है कि पूरा जीवन चक्र 6 से 8 तक में ही एग्जिस्ट करता है, हालांकि कुछ अपवाद भी है। तो यदि इससे 6 से कम हुआ तो अम्लीय है, और यदि अधिक है 7-8 से तो वो क्षारीय है। दोनों ही स्थिति में कृषि कार्य संभव नहीं है। और इनके अलावा ये जो क्षेत्र होता है कि एक लवणीय क्षेत्र भी पाया जाता है, जहाँ पर नमक की मात्रा अधिक हो जाती है। मृदाओं की लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा अपेक्षितया कम होती है, जहाँ वर्षण जो है, प्रेसिपिटेशन जो होता है, इवापोरेशन से कम हो, वहाँ पर लवणीयता या क्षारीयता देखी जाती है। वहाँ पर खेती करने के लिए लोग पानी बाहर से ले जाते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि बार बार उसमें वाष्पीकरण होने की वजह से पानी जो पानी में जो तत्व है, जो उसके जो घुले हुए अवयव हैं, उसकी सांद्रता बढ़ती जाती है। अब यहाँ क्या होता है कि ऐसी स्थिति में केशिका क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवण ऊपर की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि केशिका क्रिया जो होता है क्या है कि केशिका एक केस नली होती है। मान लीजिए कि ये एक जल पात्र है, ये एक केस नली है। जब इसको डुबाएंगे तो पानी जो है, यदि पानी यहाँ तक है तो केस नली में पानी यहाँ तक आ जाएगा। वही स्थिति जो मिट्टी के जो रंग हैं, छोटे छोटे छिद्र हैं, उस कारण होता है, जो कि पानी जो है या पानी और उसमें घुला लवण मृदा की सतह पर आ जाता है, और ऊपर आकर जो लवण है बिल्कुल सफेद परत के रूप में बिछ जाता है, जो कि कृषि और भूमि को वो कृषि के लिए अनुपयुक्त बना देता है। लवणीय क्षारीय मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। भारत के खादर भागों और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं देखी जाती है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 80 लाख हेक्टेयर, जो कि 2.4% है, भूमि पर लवणीयता या अम्लीयता या क्षारीयता की समस्या विद्यमान है। डेल्टाई क्षेत्रों में भी यह समस्या देखी जाती है, वहाँ ज़्यादा है ये समस्या। अब आखिरी है इसका जो एक समस्या है मृदा के लिए, वो है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण यानी कि किसी कृषि या आम भूमि का मरुस्थल में बदलना। किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय भागों में मरुस्थल के विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेत के टीले हैं और इधर हरी भरी जमीन है, और आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रेत के टीले इस ओर फैल रहे हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल पूर्वी और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी समस्या विद्यमान है। यहाँ पर ये मरुस्थल फैल रहा है, जैसे यहाँ पर धूल दानव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है इसको धूल दानव के नाम से भी जाना जाता है। एक और मरुस्थलीकरण की एक और स्थिति होती है कि आप देख सकते हैं कि बार बार मिट्टी का अधिक बारिश और धूप के कारण यहाँ पर मिट्टी का अपरदन हो रहा है। जब कृषि योग्य जो मृदा है वो अपरदित होकर बह जा रही है, तो यहाँ पर घास फूस नहीं उग पा रहे हैं, और जो पेड़ हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। और धीरे धीरे जब मिट्टी का जो ऊपरी परत है पूरी तरह से बह जाएगा, तो फिर यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होंगे और ये जमीन पूरी तरह से मरुस्थल में तब्दील हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो पर लाइक कमेंट तो नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहा है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को फैलाइए, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हम बेहतर से बेहतर चीज़, बेहतर से बेहतर पठन सामग्री आपके सामने लेकर आए। ये हमारी आपसे विनती है, जितना जल्दी हो सके हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन कराइए, ताकि हमें भी कुछ फ़ायदा हो और हम आपको बेहतर से बेहतर, अधिक और अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।